जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं पीसी रोज आपके अपने ऑनलाइन परिवार हिमालय एजू के हब पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, सीयूईटी 2025 की आपकी जो परीक्षा है उसकी आगामी तैयारियों के लिए अभी से हमें जुटना पड़ेगा, तभी जो है वो सफलता संभव है। तो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम जो है सीयूईटी 2025 जो मई में संभावित होता है लगभग, तो उसकी तैयारी जो है वो अगर हमें पूरा सिलेबस करके बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर प्रवेश करना है, परीक्षा पास करनी है, तो उसकी तैयारियों में अभी से जुटना पड़ेगा। और हिमालय एजुकेशन हब आपको पता है सर्वोत्तम टीम के साथ, सर्वश्रेष्ठ अध्ययन अध्यापन के साथ आपसे हमेशा जो है वो जुड़ा हुआ है और लगातार नित नई ऊंचाइयों नित नई सफलताओं की ओर अग्रसर है। तो उसी कड़ी में एक और वर्ष जोड़ने जा रहे हैं, उसी सफलता में एक और वर्ष जोड़ने जा रहे हैं। और उसके बैच जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन इसी 22 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। तो आप अभी से अपनी तैयारियों को धार दीजिए, अभी से तपना शुरू कीजिए, ताकि जो है आप स्वर्ण बनकर सोना बनकर उभरे। तो मैं आपको हिंदी का जो पेपर आता है जिसके 50 अंक आते हैं आपके, और नहीं 50 प्रश्न आते हैं और 50 प्रश्नों के 200 अंक आते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, क्या क्या उसके बारे में अपने जो है किस किस योजना के अधीन पढ़ेंगे, मैक्सिमम कैसे अपने अधिक से अधिक जो है वो पाठ्यक्रम कैसे कवर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला टॉपिक जो आपका आता है वो आता है वर्ण या ध्वनि वर्गीकरण। वर्ण कहते हैं स्वर और व्यंजनों को, और स्वर और व्यंजन यानी वर्णों को ही अगर आप बोलो तो ये मौखिक रूप में क्या कहलाती है, ध्वनि। तो वर्ण या ध्वनि वर्गीकरण, अ घोष वर्ण क्या होते हैं, स घोष क्या होते हैं, अलप प्राण महाप्राण क्या होते हैं, मुख में उच्चारण स्थान कैसे निर्धारित होते हैं, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये सब ना। अच्छा, वर्ण के बाद अपने आगे बात करें तो नंबर 2 हमारे आता है विकारी शब्द। वर्ण से आगे बढ़े तो बात आएगी शब्द की, और विकारी शब्द जो है वो 4 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। ठीक है, और सुनिए, क्रिया से संबंधित ही एक और विषय है, टॉपिक है, बिंदु है, जिसका नाम है वाच्य। तो क्रिया से संबंधित ही एक टॉपिक और हम जो करेंगे वो क्या रहेगा, हमारा वाच्य टॉपिक भी रहने वाला है। क्रिया से संबंधित ही टॉपिक है, विकारी शब्द नहीं होता है। वाच्य अकर्मक सकर्मक क्रिया पर निर्भर करता पूरी तरह से। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया निर्धारित होती है तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य, दोनों के अनुसार नहीं हो तो भाववाच्य, तो वो चर्चा करेंगे अपने। अच्छा, विकारी शब्दों के बाद जो आते हैं वो आते हैं हमारे अविकारी या अव्यय शब्द। अविकारी या अव्यय शब्द, और अविकारी या अव्यय शब्द भी कितने होते हैं? 4। अविकारी या अव्यय शब्द, इसका ज्यादा प्रचलित नाम जो है वो अव्यय शब्द है, और ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। नंबर 2 जो हमारे रहेंगे वो रहेंगे संबंध बोधक अव्यय शब्द, जो संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। नंबर 3 जो हमारा रहेगा वो रहेगा समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। दो वाक्यों या शब्दों के मध्य जो तारतम्यता संबंध स्थापित करते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। और अंतिम हमारा चौथा रहेगा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। विस्मय कहते हैं आश्चर्य को, तो आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा, कष्ट आदि जो मनोभाव प्रकट करते हैं, आदि भावों को प्रकट करते हैं, वो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। और विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के साथ आप सीखोगे कि इनके साथ विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है। और सुनिए, इन्हीं अविकारी शब्दों का एक अन्य भेद भी है, अन्य भेद जिसे कहा जाता है निपात।
हालांकि आपसे पूछा जाए कि अव्यय शब्द कितने होते हैं तो 4 ही बताने हैं, लेकिन एक अन्य भेद भी होता है निपात, जिसमें ही, भी, सा, तो, तक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है, जब आप पढ़ोगे मैं आपको करवाऊंगा तो आप समझोगे कि ये हमारे लिए बेहद आसान होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अपने आगे बात करें तो आपके 4 मुख्य जो टॉपिक हैं वो रहेंगे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि ना। समास रहेगा। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्दांश होते हैं। अब शब्द किसे कहते हैं, शब्दांश किसे कहते हैं, फर्क समझेंगे हम। ठीक है, और प्रत्यय, ये रहेंगे हमारे 4 मुख्य विषय टॉपिक है ना, बिंदु प्रकरण। इसके बाद आगे जो आपके आएगा वो आएगा उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर शब्द। उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर शब्द। और उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर जो शब्द हैं वो 4 होते हैं। 4 आधार पर शब्द। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं 4? अभी हम करेंगे बात। ये 4 जो होते हैं ये होते हैं, नंबर 1 तत्सम शब्द, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। इनकी हम पहचान सीखेंगे क्या होती है। तद्भव शब्द, और मैं आपको बताऊं, आपको अब याद करने रटने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से तत्सम शब्द है। अपने मात्र 8 से 10 लाइनों में इतनी सुव्यवस्थित पहचान निर्धारित कर लेंगे कि आप शब्द देखते ही बता दोगे कि यह तत्सम है कि तद्भव है। ठीक है, तद्भव, तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं। नंबर 3 देशज शब्द, स्थानीय देशी भाषाओं के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आता है वो आता है विदेशी शब्द, जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, इन भाषाओं के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द। और इसका एक अन्य भेद भी होता है जिसको अपने कहते हैं संकर शब्द। मुख्य तो ये 4 ही होते हैं, 4 ही बताने होते हैं, लेकिन एक अन्य भेद कौन सा होता है? संकर शब्द। 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के संकरण से, मिश्रण से निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में मान लो अपने पास शब्द आता है सिनेमा घर, तो सिनेमा अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है, तो 2 अलग अलग भाषाओं के संकरण से, मिश्रण से, क्रॉस से जो शब्द बन जाए वो संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने आगे बात करें तो हमारे 4 टॉपिक आएंगे लिंग, वचन, कारक और काल। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो वो लिख देता है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द पहचानो या स्त्रीलिंग शब्द पहचानो। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। फिर कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, इनके बारे में बात करेंगे। और फिर काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो कौन सा वाक्य किस काल का है? भूतकाल के भी आगे 6 भेद होते हैं, वर्तमान के 5, भविष्य के 3, है ना। तो चर्चा करेंगे आराम से। इसके बाद अपने आगे बात करें तो आते हैं पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब एक दूसरे जैसा ही अर्थ देते हैं। जैसे अक्षी कोई आंख कहते हैं, नयन का अर्थ भी आंख, लोचन का भी आंख, दृग का भी आंख, चक्षु का भी आंख, है ना। तो ये है, तो पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद आएंगे अपने विलोम या विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्दों को विपरीतार्थक भी, क्योंकि विलोम का अर्थ ही होता है जो विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीतार्थक शब्द। फिर इसके बाद हमारे आएगा नंबर 3 वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश कहते हैं वाक्य के टुकड़े को। वाक्य का एक अंश, वाक्य का एक टुकड़ा दिया जाएगा और उस वाक्य के टुकड़े के लिए एक शब्द बताना होता है। जैसे जिसके पास धन न हो निर्धन, तो आप देखो वाक्य का एक टुकड़ा मिला हमें, जिसके पास धन न हो, उसके लिए एक शब्द आ गया निर्धन, है। फिर इसके बाद आता है शब्द युगम, यानी शब्दों का जोड़ा, जो बोलने और सुनने में तो एक जैसा है लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एक शब्द है परीक्षा और एक शब्द है परीक्षा। तो इस परीक्षा का जो ऊपर वाले का अर्थ है, इसका अर्थ तो होता है एग्जाम यानी इम्तिहान, और ये जो परीक्षा शब्द होता है इसका अर्थ होता है कीचड़, कीचड़। तो
तो आप गौर करो कि ये शब्द बोलने में तो एक जैसे हैं, परीक्षा परीक्षा, लेकिन अर्थ इनके अलग अलग है। सुनाई भी हमें लगभग समान ही दे रहे हैं, सेम ही सुनाई दे रहे हैं, परीक्षा परीक्षा, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग है। इन्हें कहा जाता है शब्द युगम, और इनको समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उच्चारण में बोलने में तो समान होते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, तो भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। या इनको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। सम का मतलब समान, श्रुत का मतलब सुनना, सुनाई तो समान ही देते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, तो भिन्नार्थक शब्द इनको समश्रुत या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। फिर इसके बाद आपके आएगा आगे अनेकार्थक शब्द, यानी वह शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो, अनेक अर्थ हो, अनेकार्थक शब्द। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में शब्द है द्विज, तो अनेकार्थक शब्द है। द्वि का मतलब दो, जय का मतलब जन्म, जो दो बार जन्म लेता है, कौन लेता है? पक्षी। एक बार अंडे के रूप में, दूसरी बार जब जीव के रूप में बाहर निकलता है। ब्राह्मण एक बार बच्चे के रूप में, और दूसरी बार जब वो जनेऊ धारण करके ब्राह्मण योनि में प्रवेश करता है। अच्छा, चंद्रमा दो पक्षों में जन्म लेता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और क्या आते हैं? दांत दो बार जन्म लेते हैं, एक बार बच्चे के उगते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर दोबारा उग जाते हैं। अच्छा, पादप एक बार बीज के रूप में और दूसरी बार जब उससे पौधे के रूप में उगता है। तो ऐसे शब्द जो हैं जिसके एक से अधिक अर्थ हो वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द ये आएंगे हमारे। और अपने बात करें आगे तो हमारे आएगा शब्द शुद्धि टॉपिक आएगा। शुद्ध शब्द पहचानने हैं, अशुद्ध शब्द पहचानने हैं। और क्या आएगा? वाक्य शुद्धि आएगा, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, ठीक है। और वाक्य विचार टॉपिक भी आ सकता। वाक्य विचार मतलब वाक्य के बारे में कितने भेद होते हैं, क्या कितने अंग होते हैं। जैसे वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कहते हैं कर्ता को और विधेय कहते हैं क्रिया को। फिर रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे अपने, ठीक है, ये आ जाएंगे। इसके बाद अपने आगे बात करें तो एक टॉपिक आएगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्ति क्या होती है, इनका क्या अर्थ होता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे अपने। फिर इसके बाद आपके एक टॉपिक आएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन है ना, कार्यालय पत्र क्या होते हैं, औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, कार्यालय पत्र कौन कौन किसको लिख सकता है, कार्यालय पत्र में कौन कौन से आते हैं। जैसे अनुस्मारक आ गया यानी रिमाइंडर, परिपत्र आ गया यानी सर्कुलर, अशासकीय पत्र यानी डेमी ऑफिशियल। तो इस प्रकार पत्रों के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। पत्र में सबसे पहले पत्र क्रमांक संख्या लिखी जाती है या विभाग का नाम आता है, दाईं तरफ क्या आता है, बाईं तरफ क्या आता है, वो सारी चर्चा करेंगे। तो एक हमारा पत्र लेखन टॉपिक हो जाएगा। तो इस तरह, और एक सुनिए, इसके बाद आपके आएगा एक गद्यांश। गद्यांश का मतलब है काव्य रचना। गद्य और पद्य में फर्क यही है, गद्यांश जो है वो काव्य का हिस्सा होती है, यानी इसको आपको क्या करेगा, कविता रूप में, काव्य रचना कविता रूप में कविता देगा। फिर उस कविता से संबंधित नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर देने अपने को, ठीक है। और इसके बाद एक आता है पद्यांश। एक मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ, तो मैंने पहले पहले आएगा पद्यांश, ये होती है काव्य रचना, ठीक है। और एक आता है गद्यांश। गद्यांश व्याकरण का हिस्सा होता है। गद्यांश सामान्यतः जिसको आप पैराग्राफ कहते हो, ये व्याकरणीय रचना होती है, रचना, ठीक है, जिसको आप क्या कह देते हो, पैराग्राफ कह देते हो ना। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपने आगे बात करें तो आपके एक आएगा कहानी लेखन टॉपिक आएगा, कहानी लेखन। इसमें क्या होगा कि जो भी प्रचलित कहानियां अलग अलग विद्वानों ने लिखी, लेखकों ने लिखी, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखी नमक का दारोगा, है ना,
इस प्रकार की कहानियां लिखी, 2 बीघा जमीन, गोदान, ऐसे उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, तो कौन सी कहानी किसके, मुख्य तौर पर मैं आपको सारी याद करवा दूंगा, जितनी बताऊंगा उतनी ही पूछी जाएगी परीक्षा में, उससे बाहर कुछ याद नहीं करना और मैं आराम से याद करवा दूंगा आपको। तो एक आपके आएगा कहानी लेखन। तो ये हमारे मुख्य जो है वो बिंदु रहने वाले हैं किसमें, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, 2025 की तैयारियों में हिमालय एजुकेशन हब के साथ अभी से जुड़ जाइए आप। हिमालय एजू हब, आपको पता पिछली बार का परिणाम आपने देखा होगा, नित नई ऊंचाइयां, टॉपर्स दिए हैं जिसने लगातार ऊंचे मुकाम हासिल किए। तो आप भी उस टीम के साथ जुड़िए, अपनी सफलता, अपनी यूनिवर्सिटी जो है अच्छी यूनिवर्सिटी सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, अंक आपको पता है, प्रश्न आपको पता कितने आएंगे, प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी, प्रश्न संख्या रहेगी 50। अच्छा, अपने बात कर रहे हैं किसके बारे में, हिंदी के बारे में ना, किसके बारे में बात करें, हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि हम हिंदी विषय के बारे में बात कर रहे हैं और हिंदी विषय में भी सामान्यतः अधिकांश जो भाग हमारा रहेगा वो रहेगा व्याकरण का, अधिकांश भाग जो है वो व्याकरण का रहेगा। अच्छा, और काव्य का एक हिस्सा और भी रह गया बताने वाला ना, कहानी लेखन के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके छंद, रस और अलंकार भी आएंगे भी, छंद आएंगे, रस आएंगे, 9 रस होते हैं ना, नवरस जिनको बोलते हैं, वीर रस, हास्य रस, और अलंकार आएंगे। तो इनके बारे में भी अपने आराम से चर्चा कर लेंगे, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, आराम से बात कर लेंगे, कोई मुद्दा नहीं। ठीक है, तो इन सभी के मिलाकर कितने प्रश्न आएंगे, 50। अच्छा, व्याकरण प्लस काव्य दोनों का हिस्सा रहेगा, अधिकांश भाग जो है वो लगभग व्याकरण का रहेगा आपके, जो आसान है बिल्कुल, कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, इसके बाद अपने बात करें तो बात ये आती है कि, हाँ जी, तो अपने बात कर रहे थे कि इसमें प्रश्न संख्या कितनी रहेगी, 50। 50 में से अनिवार्य प्रश्न करने कितने, 40, जो आवश्यक है, जरूरी है 40 करने। ठीक है, और 40 के अनुसार आप देखो तो आप गौर करना कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, हिंदी के 200 अंक हो जाएंगे, 200। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव मार्किंग जिसको आप बोलते हो, यानी नकारात्मक अंकन, हिंदी में अगर आप कहो तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक अंकन, ये रहेगा 1/5। क्या रहेगा, 1/5 रहेगा। सीधा सीधा हिसाब मैं ये बताऊं कि अगर आप 5 प्रश्न गलत करते हो तो आपका एक प्रश्न सही काट लिया जाएगा। बस इतना सरल हिसाब है कि अगर आपके 5 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो उसका एक सही काट लिया जाएगा। 1/5 नकारात्मक अंकन रहेगा, तो यह भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य के लिए हिमालय एजू हब से जुड़िए। आप अपना जो है वो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में स्थान निश्चित कीजिए। अब जल्द ही आपके लिए नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही 22 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। तो आप अपनी तैयारियों को अभी से धार देना शुरू कर दीजिए, ताकि सही समय आने पर जब 2025 मई आएगा तब आप जो है वो परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर सको। और हिमालय एजू हब का परिणाम आप जो है वो पिछले 2-3 वर्षों से लगातार देख रहे हो, नित नई ऊंचाइयां, नई सफलताओं को, नए चरमों को छू रहा है। तो आप भी उस कड़ी का एक हिस्सा बनिए और अपने सुनहरे भविष्य के सपनों को संजोइए और साकार कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पीसी रोज आपसे विदा चाहूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।